गुड मॉर्निंग। आज से जीएस प्लैनेट डेली करंट अफेयर्स का एक सेशन शुरू कर रहा है, जिसके तहत आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो मिला करेगा। ओके, तो हम अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? ठीक है ना? ग्रामीण भारत, परिवहन, कुटीर उद्योग या ऊर्जा? तो इसका हमारा सही आंसर है ग्रामीण भारत। ठीक है ना? क्या है कि जो स्वामित्व योजना है हमारी, वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है ना? कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय। इसमें क्या होता है हमारे गांव में कि गांव में जो जमीन होती है उसके लिए तो खसरा खतौनी वगैरह होता है। ठीक है ना? लेकिन जो गांव में मकान है, यानी कि गांव की जो आवासीय जमीन है, उसके मालिकाना हक के कागज नहीं होते हैं और इसलिए जमीन का यानी कि रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कभी कभार दिक्कत होती है कि मालिकाना हक साबित करने में। ठीक है ना? तो इस स्वामित्व योजना के तहत लोगों के साथ इसी दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जाएगी और ग्रामीण इलाकों की जो आवासीय ज़मीन है, ठीक है ना? उसका मालिकाना हक तैयार किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक? जिससे कि लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख पाएँगे और इस योजना के तहत ज़मीन की जो पैमाइश होगी, उसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी, ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा कि स्वामित्व योजना हमारी ग्रामीण भारत के लिए बनी हुई है, ठीक है ना? जो हमने क्वेश्चन फॉर्म किया है उसके हिसाब से। और ग्रामीण भारत में भी क्या होगी कि जो आवासीय मकान होंगे ग्रामीण भारत के, ठीक है ना? उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा इस आवासीय योजना के तहत, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो सभी को पता होगा कि हमारे ये टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है ना? और ये हमारे संबंधित है किस कंट्री से? सर्बिया से, ठीक। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन्होंने अभी अभी इटालियन ओपन जीता है। तो अगर हमारा ये भी क्वेश्चन बनता है कि इटालियन ओपन किसने जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनसीबी के डायरेक्टर कौन हैं? तो एनसीबी के डायरेक्टर हैं हमारे राकेश अस्थाना, ठीक। दूसरा क्या है कि एनसीबी जो हमारा, उसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और आजकल ये चर्चा में है, सभी को लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, ठीक है ना? तो जो एनसीबी होती है हमारी, वो पहली चीज़ हमारी होम मिनिस्ट्री के अधीन करती है काम, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन ये सारा काम करती है, ठीक है ना? इसका जो गठन किया गया था, वो हमारा किया गया था 17 मार्च 1986 को, बात समझना। और इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है, वो हेड क्वार्टर है दिल्ली, ठीक। और काम सभी को समझ में आ रहा होगा कि ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी इलीगल एक्टिविटी होती हैं, यानी कि ड्रग्स का कंजप्शन करना, यानी कि उसका सेवन करना, उसका व्यापार करना, उन सबको रोकने के लिए हमारी एनसीबी करती है काम, ठीक है ना? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन। इसका गठन किया गया था 17 मार्च 1946 को, ठीक है ना? इसका हेड क्वार्टर है हमारा दिल्ली में, ठीक। और ये ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए काम करती है हमारी एनसीबी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2020-21 के लिए गेहूं का एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1975 रुपये, ठीक है ना? जो एमएसपी होता है उसकी हमारी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना? ये होता क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना? ये ऐसा प्राइस होता है जिस पर जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी फसलों को खरीदती है। हमारा का मतलब किसानों की जो उपज होती है उसको खरीदती है, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा। यानी कि क्या होता है कि किसान डरा हुआ होता है, तो फसल बोने से पहले ही हमारी जो सरकार है, ठीक है ना, वो घोषणा कर देती है कि हम अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम कम से कम इस मूल्य पर इस फसल को आपको खरीद लेंगे। बात समझ में आ रहा उठी ना? जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसकी घोषणा किसके आधार पर की जाती है? तो हमारा एक कहना चाहिए कमीशन बनता है, उसका नाम है सीएससीपी, ठीक है ना? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है ना? कॉस्ट एंड प्राइस, समझ में आ गया होगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है ना? ये जो होता है ये सिफारिश करता है सरकार से, ठीक है ना? और उसके बाद जो हमारा कहना चाहिए जो कृषि मंत्रालय है,
वो इसी के आधार पर, यानी कि इसी की सिफारिश के आधार पर हमारा एमएसपी का निर्धारण करता है, ठीक है ना। दूसरा से जुड़े हुए क्वेश्चन कि वर्तमान में ये 23 फसलों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। और सबसे पहले जो एमएसपी दिया गया था वो 1966-1967 में दिया गया था, यानी कि जब हमारी कंट्री में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तभी से हमारा कहना चाहिए कि एमएसपी का निर्धारण किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो हुआ है वो हमारा 26 सितंबर 1820 को हुआ है, ठीक है ना। और इनकी डेथ जो हुई है वो 29 जुलाई 1891 को हुई है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे कि ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, और जो हमारा कलकत्ता का संस्कृत कॉलेज था उसमें ये प्रोफेसर थे, ठीक है ना। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए कार्य किया, और खासकर जो विधवा लोग थी हमारे समाज में, विधवाओं की दोबारा से शादी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रयासों से फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। और उस टाइम पर जो भारत का कहना चाहिए गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। बात समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा मंदिर किस शहर में बनना है, ठीक है ना। तो पहला तो इसका आंसर हुआ हमारा सही आंसर लंदन, ठीक। उसके बाद क्या है कि हमारा जो उड़ीसा में जो पुरी जगह है, ठीक है ना, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की कहना चाहिए मंदिर बना हुआ है। जो भगवान जगन्नाथ हैं वो हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं के रूप माने जाते हैं, और यानी कि एक फॉर्म ऑफ विष्णु है ये, ठीक है ना। और इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है, और इनकी रथ यात्रा में क्या होता है कि इनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई का नाम है बलभद्र, ठीक है ना। इनकी बहन भी हैं, वो हैं सुभद्रा, और खुद हुए हमारे जगन्नाथ जी, ठीक है ना। इन तीनों के रथ सजाए सजाए जाते हैं, ठीक है ना, उड़ीसा में पुरी में, और रथ यात्रा निकाली जाती है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो रथ यात्रा होती है वो हमारी जो हिंदू कैलेंडर का आषाढ़ पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि आषाढ़ का शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी द्वितीया को निकाली जाती है, और मोस्टली ये जो ये है वो जून या जुलाई में ये डेट पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है वो कब बना, किसने बनवाया, तो ये तकरीबन ये हमारा 12वीं शताब्दी में बना है। सभी लोग याद रखना, ये कब बना है हमारा 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और ये बनवाया किसने, तो हमारा एक कलिंग राजा था, ठीक है ना, कलिंग नरेश कह बोला जाएगा, और उसका नाम है हमारा अनंत बर्मन, ठीक है ना, चौड़ गंगदेव। क्या नाम है उसका, अनंत बर्मन चौड़ गंगदेव, ठीक है ना। इसने इस मंदिर को बनवाया था। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, पुरी में है। जगन्नाथ रथ यात्रा में कितने रथ सजते हैं, तो तीन, एक भगवान जगन्नाथ का, एक उनके बड़े भाई हैं बलभद्र, एक उनकी सिस्टर हैं सुभद्रा, ठीक है ना। और जगन्नाथ जो हैं वो किसके रूप हैं, वो हमारे भगवान विष्णु के रूप हैं। ये मंदिर कब बनवाया गया, तो तकरीबन 12वीं शताब्दी में। और ये किसने बनवाया, तो हमारा कलिंग राजा था अनंत बर्मन चौडंगदेव, इसके द्वारा ये बनवाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे बनाया गया है, तो इसका हमारा आंसर होगा सीमांचल दास, ठीक है ना। पहली चीज, इससे जुड़ी ही चीजें कि जो आईएमएफ है हमारा, उसकी फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल, ठीक है ना, मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका गठन कब किया गया, तो 27 दिसंबर 1945 को किया गया इसका गठन, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है हमारा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है ना, यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि हेड कौन है, हमसे कोई पूछा जाता है तो इसके हेड है हमारे वर्तमान में, ठीक है ना, क्रिस्टालिना जियो जिवेया, ठीक है ना, क्रिस्टलिया जियोजिएवा इसके हेड हैं। और दूसरा क्या है कि इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, यानी कि बोला जाए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है वर्तमान में, क्योंकि ये एक भारतीय हैं, ठीक है ना।
और इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत से किसको शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना। तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त दोनों। ठीक है ना। हमारी टाइम मैगजीन है, वो हर साल 100 ऐसे लोगों की सूची जारी करती है। ठीक है ना। तो इस साल इस सूची में भारत से 3 लोग हैं, इसमें क्वेश्चन में हमने 2 रखे हैं। तो हमारे एक नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? ठीक है ना। तो ये हमारे हरवंश नारायण सिंह। ठीक है ना। क्या है कि राज्यसभा में जो हमारे उपसभापति के लिए अगर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कौन सा अनुच्छेद में उपसभापति का वर्णन है? तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 89। ठीक है ना। और 90 में ये प्रावधान बताया गया है कि उपसभापति को हटाया कैसे जाएगा। मेरी बात का अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 89 में तो है कि उपसभापति कैसे चुना जाएगा, ये हमारी पॉलिटी की चीज़ हो गई। ठीक है ना। और 90 में बताया गया है कि उपसभापति हटाया क्यों जाएगा। अभी देखा होगा हमारी संसद की कार्रवाई चल रही थी, तो काफ़ी विवाद हुआ। ठीक है ना। इसमें हरवंश नारायण सिंह पर लोगों ने कहना चाहिए राज्यसभा में कुछ अटैक सा किया। ठीक है ना। तो वही चीज़, इसलिए क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि यूएनईपी में भारत का ग्रीन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहले चीज़ आंसर हो गया, ये हमारा खुशी चिंदालिया। ठीक है ना। इतनी बात मेरी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अब हमारा बनता है कि यूएनईपी क्या है। तो यूएनईपी की जो फुल फॉर्म है वो हमारी है यूनाइटेड नेशंस, समझ में आ रहा होगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। ये क्या है, इसकी स्थापना जो हमारी हुई है यूएनईपी की, वो हुई है 5 जून 1972 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी। और सभी को शायद पता होगा कि नैरोबी किसकी कहाँ पर पड़ता है हमारा? तो पड़ता है केन्या में। केन्या हमारा एक अफ्रीकन कंट्री। ठीक है ना। बात सुन रहा होगा। और वर्तमान में कहना चाहिए कि इसके जो डायरेक्टर हैं किसके? यूएनईपी के। तो वो हैं हमारे इंजर एंडरसन। कौन है? इंजर एंडरसन। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यूएनईपी का काम क्या है? तो यूएनईपी का काम ये है कि यूनाइटेड नेशंस हमारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन्वायरमेंट को लेकर जो भी एक्टिविटी चलाता है, ठीक है ना, जो भी कार्य करता है, उसको विकासशील देशों की एक्टिविटी से जोड़ने का काम करता है हमारा यूएनईपी। समझ में आ गया हो सभी के? ठीक है ना। कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी पर्यावरण की दिशा में काम शुरू करेगा, तो विकासशील देशों में वैसा काम चल रहा है, तो विकासशील देशों की स्ट्रेटजी से तालमेल बनाने की कोशिश करता है हमारा यूएनईपी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है ना। एनआईए से जुड़ी हुई चीज़ें क्या कि जब हमारे कंट्री में 26/11/2008 का अटैक हुआ, सभी ने सुना होगा, बम्बई में जो अटैक हुआ। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा एनआईए का गठन किया गया। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। एनआईए का गठन जो किया गया वो किस आधार पर किया गया? ठीक है ना। तो एनआईए की हमारी फुल फॉर्म है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है ना। तो इसी के लिए कानून बनाया गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसी के गठन करने के लिए कानून बनाया गया, एक्ट का मतलब अधिनियम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ठीक है ना। और इसके तहत हमारा एनआईए का गठन किया गया। ठीक है ना। एनआईए का हमारा हेड क्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है ना। दूसरा इसका क्या ब्रांचेज भी हैं, इसकी ब्रांच कहाँ कहाँ पर हैं, मैं लिख देता हूँ। इसकी ब्रांच है एक हैदराबाद में, एक ब्रांच है इसकी गुवाहाटी में, एक ब्रांच है इसकी कोचीन में, एक ब्रांच है इसकी लखनऊ में, एक ब्रांच है इसकी मुंबई में, एक ब्रांच है कलकत्ता में, एक है रायपुर में, और एक है हमारी जम्मू में। ये इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि जो हमारा एनआईए है, ठीक है ना, इसकी काम क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि आतंकवाद को रोकने की दिशा में ये करेगा काम। समझना चाहिए इसको। ठीक है ना। यानी कि जितने भी टेरर अटैक या टेरर टेरर थ्रेट होंगे, उनको रोकने की दिशा में ये एनआईए करेगा काम। ठीक है ना। काम करने की दिशा में क्या होता है कि एनआईए बिना किसी राज्य की परमिशन के उस राज्य में, ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटी को रोकने के लिए अधिकृत है
ठीक? क्या होता है कि मान लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है आतंकवादी, तो उसमें परमिशन लेने में टाइम लगता है जिसका आतंकवादी उठाते हैं फ़ायदा, ठीक ना? तो एनआईए को ये सहूलियत दी गई है कि ऑल ओवर इंडिया वो स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह एक्शन ले सकता है, उसके लिए किसी अलग राज्य की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? दूसरा क्या है कि एनआईए हमारा ये भी होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के लिए, और उसके वर्तमान में जो हमारे डीजी हैं, उनका नाम है वाई सी मोदी, ठीक है ना? योगेश चंद्र मोदी, ठीक है ना? सभी के समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 27 सितंबर, ठीक है ना? और उसका सीधा सा मकसद है कि कैसे भी करके पर्यटन को हम लोग बढ़ावा दें, ठीक है ना? तो इसके लिए ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो इनका थीम है, वो है इनका कि कैसे भी करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि टूरिज्म, ठीक है ना? एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाता है कि 2020 के पर्यटन दिवस का थीम क्या है, तो इसका थीम हो गया हमारा टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना? अगला हमारा, भूपेश कुमार पांड्या किससे संबंधित हैं? तो भूपेश कुमार पांड्या एक एक्टर थे, ठीक है ना? और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, यानी कि निधन हुआ, तो ये चर्चा में थे, ठीक है ना? काफ़ी एनएसडी वगैरह से रिलेटेड रहे, ठीक? तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भूपेश कुमार पांड्या किससे संबंधित है? तो हमारे एक्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट किससे किया है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है ना? यानी कि जो एंटी टैंक मिसाइल होगी, यानी कि टैंक को बर्बाद करने के लिए जो मिसाइल छोड़ी जाएगी, उसका टेस्ट भारत ने हाल ही में किया है। तो वो किससे किया है? तो उसका हमारा सही आंसर है एमबीटी अर्जुन। समझना चीज़ को, ठीक है ना? ये जो हमारा अर्जुन नाम रखा गया है, वही जो हमारा एपिक है महाभारत, उसका जो पात्र है अर्जुन, उसी के नाम पर ये अर्जुन नाम रखा गया है, ठीक है ना? और जो हमारा अर्जुन है, ये हमारा थर्ड जनरेशन, जैसे हम मोबाइल में बोलते हैं ना 2G 3G, वैसे ही हमारा थर्ड जनरेशन का, ठीक है ना, कहना चाहिए बैटल टैंक है। बिल्कुल बेसिक लाइन समझना, ठीक है ना? और कहना चाहिए कि थर्ड जनरेशन का मैन बैटल टैंक है, ठीक है ना? मैन बैटल टैंक, ठीक है ना? जो हमने शब्द यूज किया है एमबीटी, तो एमबीटी की फुल फॉर्म हो गई मैन, जो मैं लिख भी दिया ऊपर, बैटल, BATTLE टैंक, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा होगा किससे किया है? एमबीटी। दूसरा क्या है, हम डीआरडीओ की बात करें, तो डीआरडीओ जो हमारा, उसकी फुल फॉर्म है कि डिफेंस रिसर्च, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था हमारा 1958 में। इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है हमारा दिल्ली में। और उसके पूछा जाए कि डायरेक्टर कौन है, ठीक है ना, तो इसके डायरेक्टर है हमारे जी सतीश रेड्डी। कौन है डायरेक्टर? जी सतीश रेड्डी, ओके? तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दिव्यांगों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है? तो हमारा आंसर हो गया ग्वालियर, ठीक है ना? ग्वालियर में जो दिव्यांग हमारे लोग होते हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास, यानी कि विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, ठीक है ना? ऐसा एक खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। तो आज का हमारा सेक्शन पूरा हुआ। इसी तरीके से डेली आपको मॉर्निंग में करंट का एक सेक्शन मिला करेगा। ये जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या वनडे के अलावा भी अन्य सभी फील्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, थैंक्स।